हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही थी उत्तराखंड के भूगोल के बारे में, उत्तराखंड ज्योग्राफी हम लोग कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने बात करी थी कल भौगोलिक विभाजन की। ठीक है, उत्तराखंड का जो भौगोलिक विभाजन है, किस तरीके से उसको 8 भागों में बांटा जाता है उत्तराखंड को। तो उसमें से हमने 4 भागों के बारे में बात कर दी थी, जिसमें हमने गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई वाला या तरी वाला क्षेत्र, भाबर क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्र को हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे दूनद्वार क्षेत्र की। ठीक है, तो देखिए दूनद्वार क्षेत्र क्या होता है। शिवालिक श्रेणियों के ऊपर और मध्य हिमालय के दक्षिण अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली 24 से लेकर 32 किलोमीटर चौड़ी व 350 से लेकर 750 मीटर तक ऊंची चौरस व 37 घाटियों को पश्चिम व मध्य भाग को दून तथा पूर्व भाग में द्वार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए दून द्वार किसे कहते हैं। जो शिवालिक श्रेणियां होती हैं, इनके उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण में लेकर दक्षिण तक अर्थात शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली जो 24 से लेकर 32 किलोमीटर चौड़ी और 350 से लेकर 750 मीटर तक ऊंची जो चौरस एवं 37 घाटियां होती हैं, इनको ही क्या कहते हैं, दून और द्वार क्षेत्र कहते हैं। पश्चिम और मध्य भाग में इसको दून कहते हैं और पूर्व भाग में इनको द्वार कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख दूनों की। अब प्रमुख दून किसको कहा जाता है, तो देखिए जो हमारे प्रमुख दूनों में से आते हैं, जैसे देहरादून है, कोठारी दून, चौखम दून ये पौड़ी में है, पतली दून एवं कोटा दून नैनीताल में है, पछुआ दून, पूर्वी दून, चंदी दून और हरकी दून। ठीक है, ये सारे प्रमुख दून स्थित है उत्तराखंड में। अब देखिए इन दोनों या द्वारों को घाटियों में 75 किलोमीटर लंबा व 24 से लेकर 32 किलोमीटर चौड़ा देहरादून सबसे प्रसिद्ध है। ये जितने भी दून और द्वार हैं, इनमें से जो सबसे फेमस है वो है देहरादून, जो क्या है 75 किलोमीटर लंबा और 24 से लेकर 32 किलोमीटर चौड़ा इसकी घाटियाँ हैं। ठीक है, फिर देखिए इस क्षेत्र में प्रवाहित आसन, सुसवा आदि नदियां लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों से ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ अवसाद लाकर निक्षेपित करती है। अब देखिए जो ये दूनद्वार क्षेत्र है, यहाँ पर प्रवाहित होने वाली जो आसन नदी है, ठीक है, कौन सी नदी, आसन नदी। एक और नदी है जिसको हम लोग सुसवा नदी के नाम से जानते हैं। तो ये जो नदियाँ हैं, इनके द्वारा लाई गई जो उपजाऊ अवसाद होती है, ये निक्षेपित की जाती है। ठीक है, मतलब उपजाऊ अवसाद को ये अपने साथ बहा कर लेके आते हैं दक्षिणी ढालू में। ठीक है, उपजाऊ अवसाद को लाकर निक्षेपित करती हैं और इसी के कारण यहाँ पर क्या होती है, गहन कृषि की जाती है। ठीक है, गहन कृषि की जाती है क्योंकि जो ये उपजाऊ अवसाद लेकर आती है उसमें कृषि करना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी कृषि होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा दूनद्वार क्षेत्र। अब हम बात करेंगे लघु या मध्य हिमालय। ठीक है, लघु या मध्य हिमालय क्या होता है। यह क्षेत्र पर्वत श्रेणी, शिवालिक श्रेणियों के उत्तर तथा बृहद हिमालय के दक्षिण यानी चंपावत का जो पूर्वी छोर है और नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी तथा उत्तरकाशी एवं देहरादून का जो पश्चिमी छोर है आदि 9 जिलों में पूर्व पश्चिम तक विस्तृत है। ठीक है, अब मैंने जो मैप में बताया था आपको लघु और मध्य हिमालय कहाँ कहाँ तक फैला है। चंपावत का पूर्वी छोर हो गया, नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा है, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी एवं देहरादून। तो यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है 9 जिलों में। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो 70 से लेकर 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है लघु एवं मध्य हिमालय, जो कि सबसे लंबा है। ठीक है, जो 8 भाग है उनमें से सबसे बड़ा भाग यही है। फिर देखिए देवबन, गागटिब्बा, रीवा, मसूरी, झंडीधार, चाइना, मूसा का कोठा, लोखंडी टिब्बा, सुरकंडा, चंद्रबदनी, मंदरांचल, हटकुड़ी, लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर, अमोली, विंसर, दीपा, द्रोणगिरी, उताई, रानीखेत, ये सभी मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। अब देखिए ये मैंने जितने भी नाम लिए ये क्या है, मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक है, जो मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। अब इसके बाद देखिए इस क्षेत्र के श्रेणियों पर आज आंशिक हिमाच्छादन होने के कारण इस क्षेत्र को हिमांचल अर्थात हिम का अंचल भी कहा जाता है। अब ये जितने भी क्षेत्र मैंने बताए यहाँ पर हमेशा क्या रहता है, हिमाच्छादन रहता है, यानी बर्फबारी होती रहती है, ये बर्फ से हमेशा ढके रहते हैं, जिसके कारण इसको हिमांचल या हिम का अंचल भी कहा जाता है लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र को। फिर देखिए मध्य हिमालय का निर्माण वलित एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ। मध्य हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, वलित एवं जो कायांतरित चट्टानें हैं इनके कारण हुआ था। इस हिमालय से
सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया नदी, नयार नदी, मंडल नदी आदि नदियां निकलती है। देखिए यहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती है। सरयू नदी निकलती है, पश्चिमी रामगंगा निकलती है, लधिया नदी निकलती है, नयार नदी निकलती है और मंडल नदी निकलती है। ये सभी नदियाँ लघु एवं मध्य हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, फिर देखिए कुमाऊं क्षेत्र में इस श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर लगभग 200 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में अनेक ताल झील पाए जाते हैं। अब जो कुमाऊं वाला क्षेत्र है यहाँ पर इस श्रेणी में जो दक्षिण ढाल है, दक्षिणी ढाल पर लगभग 200 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के झील और ताल पाए जाते हैं। जैसे नैनीताल है, नौकुचिया ताल है, सात ताल है, भीमताल है, पूना ताल है, खुरपा ताल है, सूखा ताल और सरिया ताल। ये जितने भी इम्पोर्टेंट ताल हैं ये सारे लगभग नैनीताल में पाए जाते हैं और ये 200 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हैं। ठीक है, ये दक्षिणी ढाल पर स्थित है लघु हिमालय या मध्य हिमालय के। फिर देखिए इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन मिलते हैं। अब ये भी एग्जाम में कभी कभी बन जाता है, जो लघु या मध्य हिमालय है यहाँ पर किस तरीके के वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी वन मिलते हैं। ठीक है, कोणधारी वन या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन मिलते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बांज, साल, खरसों, चीड़, फर, देवदार, सरो आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कुल्लू या थच कहते हैं। कश्मीर में इसी को मर्ग या गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग भी कहते हैं और उत्तराखंड में इसको बुग्याल या पयार कहा जाता है। अब देखिए जो लघु या मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है यहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे घास के मैदान जिन्हें कुल्लू या थच कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, कुल्लू या थच कहते हैं और इसी क्षेत्र को कश्मीर में मर्ग कहते हैं या गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग ये कहते हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में इस घास के मैदानों को बुग्याल या पयार कहा जाता है, जहाँ पर पशुचारकों का स्वर्ग इसको बोला जाता है। ठीक है, जो घास के छोटे छोटे मैदान होते हैं इन्हें पशुचारकों का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि जो पशुचारक होते हैं ये यहाँ पर पशुओं को चराते हैं और यहीं पर टेंट वेंट लगा के काफ़ी महीनों तक भी रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत का निर्माण कर खेती की जाती है। अब पर्वतीय ढालों पर किस तरीके की खेती की जाती है ये भी एग्जाम में बार बार बनने वाला क्वेश्चन है। तो पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत का निर्माण कर कर सीढ़ीदार खेती करी जाती है। ठीक है, पर्वतीय ढालों पर कैसी खेती होती है, सीढ़ीदार खेती होती है। यहाँ अलकनंदा की घाटी चुआ ज्वार के लिए प्रसिद्ध है तो अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है। अलकनंदा की जो घाटी है यहाँ पर चुआ और ज्वार के लिए प्रसिद्ध है, तो जो अल्मोड़ा है ये मक्का के लिए बहुत प्रसिद्ध है मध्य हिमालयी क्षेत्र में। फिर देखिए धान, गेहूं, ज्वार, मक्का एवं सब्जियों की खेती यहाँ पर करी जाती है। ठीक है, धान की खेती, गेहूं की खेती, ज्वार की खेती, मक्के की खेती और सब्जियों की खेती मध्य हिमालय या लघु हिमालय वाले क्षेत्र पर करी जाती है। इसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, अगला पॉइंट जो हमारा है ये है बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र को हम लोग देखेंगे। तो देखिए यह क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर तथा ट्रांस हिमालय के क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। ये जो क्षेत्र है बृहत या उच्च हिमालय, ये क्षेत्र लघु हिमालय जहाँ पर है उसके उत्तर, ठीक है, यानी उससे ऊपर, और ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में। ट्रांस हिमालय और लघु हिमालय इन दोनों के बीच में है बृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, सबसे ऊंची चोटियों वाले इस पर्वत श्रेणी को बृहत या उच्च या आंतरिक या महा या मुख्य हिमालय, अब देखिए इतने नामों से जाना जाता है। जो ऊंची ऊंची चोटियों वाले पर्वत श्रेणी है इनको बृहत या उच्च या फिर इनको आंतरिक भी कहते हैं, महा भी कहते हैं, मुख्य हिमालय भी कहते हैं। बृहत हिमालय, उच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय, महा हिमालय या फिर मुख्य हिमालय इनको कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री यानी हिमाच्छादित होने के कारण इसको हिमाद्री कहा जाता था। ठीक है, हिमाद्री क्यों कहा जाता था, हिमाच्छादित होने के कारण, यहाँ पर हमेशा बर्फ रहने के कारण इसको ग्रंथों में हिमाद्री कहा गया।
अब चौड़ाई की बात करें तो 15 से लेकर 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है वृहत या उच्च हिमालय की। ऊंचाई की बात करें तो 4500 मीटर से लेकर 7817 मीटर तक, ठीक है। 4500 मीटर से लेकर 7817 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। 7817 बेसिकली नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है। ये जो बृहत या उच्च हिमालय क्षेत्र का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी पर्वत, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, ठीक है। ये एग्जाम में बार बार मिलता है। तो 7817 मीटर, कहीं पर 7816 मीटर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ऑफिशियली इसको 7817 मीटर माना जाता है, ठीक है। 7817 मीटर की जो ऊंचाई है ये उच्च हिमालय का हाईएस्ट टॉप है, ठीक है। अब देखिए, यह श्रेणी राज्य के उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ आदि 6 जिलों में फैली हुई है। अब ये जो श्रेणी है ये टिहरी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जैसे 6 जिलों में फैली हुई है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये श्रेणी फैली हुई है, ठीक है। महाहिमालय श्रेणी को भागीरथी, अलकनंदा, धौली, गौरी, गंगा आदि नदियों द्वारा कई खंडों में विभक्त कर दिया है। अब जो महाहिमालय श्रेणी है इसको भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, धौली नदी और गौरी गंगा नदी आदि नदियों द्वारा कई खंडों में विभक्त कर दिया गया है, ठीक है। जैसे बंदरपूंछ, श्रीकंठ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, चौखंबा, कामेट, गौरी, माणा, नंदा देवी, दूनागिरी, त्रिशूल, नंदाकोट, पंचाचूली, फिर कुटी, संगटांग। इस तरीके से इनको क्या करा गया है, कई खंडों में विभक्त करा गया है इन नदियों के द्वारा। फिर देखेंगे इस क्षेत्र के विशाल हिमनद ग्लेशियर प्लाइस्टोसीन युग के हिमाच्छादन का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अब इस क्षेत्र के जो विशाल हिमनद हैं, ग्लेशियर हैं, ये प्लाइस्टोसीन युग था, इसके हिमाच्छादन का साक्ष्य क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। इस श्रेणी की चट्टानें 130 से लेकर 140 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। इस श्रेणी की जो चट्टानें हैं इनको 130 से लेकर 140 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। यह अत्यंत ठंडा क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे भी पाए जाते हैं। ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है। अब देखिए, इस क्षेत्र में अनेक दर्रे पाए जाते हैं। अब बेसिकली दर्रे क्या होते हैं, मान लो एक पर्वत ये है, ठीक है, ये क्या है, एक पर्वत है और दूसरा पर्वत ये है, ये दो पर्वत हैं आमने सामने। अब इन दोनों के बीच में जो ये जगह बनती है, इस जगह से जो रोड या फिर सड़क जो निर्माण करा जाता है, सड़क जो बनती है, सड़क जो होती है, एक पर्वत यहाँ है, ये पूरा पर्वत है, दूसरा पर्वत यहाँ है, या आगे को पूरा पर्वत है, तो इन दोनों के बीच से जो रास्ता निकलता है इसी को हम लोग दर्रा कहते हैं, पास कहते हैं, ठीक है। तो ये दर्रे होते हैं। इन उत्तराखंड में काफ़ी सारे दर्रे हैं जिनके बारे में आगे को बात करते रहेंगे, ठीक है। और जो ग्रीष्म काल होता है, गर्मी का टाइम होता है, उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ग्रीष्म काल पर यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, वृहत हिमालय के मूल निवासी एवं कठोर परिश्रमी भोटिया लोग यहाँ की घाटियों में फावड़े, खुरपी के माध्यम से ग्रीष्म काल में कृषि करते हैं। अब देखिए, यहाँ के जो लोग होते हैं ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ये लोग क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। बेसिकली यहाँ के जो भोटिया लोग होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भोटिया जनजाति है वो बेसिकली पाई जाती है हिमालयी क्षेत्रों में। तो वो लोग काफ़ी क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इन घाटियों में फावड़े और खुरपी के माध्यम से ग्रीष्मकालीन कृषि करते हैं, ठीक है। जो भोटिया लोग होते हैं वो यहाँ पर घाटियों में क्या करते हैं, फावड़े और खुरपी की मदद से ग्रीष्मकाल में कृषि करते हैं। गर्मी के 4 महीने में ये जौ, मडवा, गेहूँ आदि की थोड़ी बहुत पैदावार कर लेते हैं, ठीक है। फावड़े और खुरपी की मदद से ये लोग यहाँ पर कृषि करते हैं और 4 महीने के अंतर्गत ये जैसे जौ है, मडवा है, ठीक है, और गेहूं है, इनकी थोड़ी बहुत पैदावार कर लेते हैं। यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य होता है पशुपालन, ठीक है। ये जो भोटिया जनजाति होती है हिमालयी क्षेत्र में रहने वाली, इनका जो प्रमुख कार्य होता है ये होता है पशुपालन। ये लोग काफ़ी ज़्यादा पशुओं को, मवेशियों को पालते हैं, जिनमें से इनका प्रमुख होता है भेड़ पालन, ठीक है। ये भेड़ों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पालते हैं, उनको बुग्यालों में चराते हैं, टेंट लगाकर वहाँ पर काफ़ी टाइम तक रहते हैं। सीजन आने पर ये लोग क्या करते हैं, गांव-गांव जाकर भेड़ों के थ्रू काम करवाते हैं, जैसे उनमें रेता ढोना है या कुछ अन्य सामान ढोना है,
तो ये भेड़ों के थ्रू करते हैं। इनके पास 200 से लेकर 400 500 भेड़ें भी एक ही आदमी के पास होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य क्या है? पशुपालन है तथा ऊनी हस्तशिल्प, खाल, जड़ी बूटी आदि का ये लोग व्यवसाय करते हैं। अब पशुपालन तो इनका मेन है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं? भेड़ों से निकलने वाले ऊन से हस्तशिल्प का कार्य भी करते हैं। और जो खाल होता है, जानवरों के खालों से ये काफ़ी सारे चीज़ें बनाते हैं। और यहाँ पर जितनी भी जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, उन जड़ी बूटियों को बेच कर ये अपना व्यवसाय चलाते हैं। अब जड़ी बूटियों की बात करें तो अब जो हिमालयी क्षेत्र हैं, जिसमें से मुख्य रूप से पिथौरागढ़ का मुनस्यारी क्षेत्र है, ठीक है। पिथौरागढ़ का मुनस्यारी क्षेत्र है। यहाँ पर एक जड़ी बूटी पाई जाती है जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में कीड़ा जड़ी कहते हैं, ठीक है। यारसा गंबू इसको बोला जाता है। यारसा गंबू जो होता है, कीड़ा जड़ी इसको बोला जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जड़ी बूटी होती है। ये काफ़ी महंगी, लाखों लाखों में बिकती है और इससे काफ़ी सारी दवाइयाँ बनाई जाती है। तो ये बेसिकली मुनस्यारी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, जो ठंडा इलाका होता है। तो ये तो था हमारा बृहत या उच्च हिमालय। अब हम बात करेंगे लास्ट और आखिरी जो हमारा ट्रांस हिमालय यानी टिबियान क्षेत्र है, इसके बारे में, ठीक है। ट्रांस हिमालय या टिबियान क्षेत्र क्या होते हैं? यह महा हिमालय के उत्तर में स्थित इस क्षेत्र का कुछ भाग भारत में व कुछ भाग तिब्बत चीन के नियंत्रण में स्थित है। जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, जो मैंने उत्तराखंड का मैप आपको दिखाया था, उत्तराखंड के मैप में जो सबसे ऊपर वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हमारा ट्रांस हिमालय यानी टिबियान क्षेत्र होता है। ये कहाँ स्थित है? जो मध्य हिमालय था हमारा, मध्य हिमालय से भी, ये अगर मध्य हिमालय है तो इससे भी ऊपर का जो क्षेत्र होता है इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? मध्य हिमालय के उत्तर में यानी ऊपर स्थित है। इस क्षेत्र का कुछ भाग क्या है? भारत में। कुछ भाग तो इसका भारत में है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड इस क्षेत्र में पड़ता है। लेकिन कुछ भाग क्या कहाँ पड़ता है? तिब्बत चीन के नियंत्रण में स्थित है, ठीक है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 20 से लेकर 30 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ऊंचाई की बात करें तो 2500 मीटर से लेकर 3500 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। 2500 मीटर से लेकर 3500 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। फिर देखिए, इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैक्सर श्रेणी कहा जाता है। इस क्षेत्र की जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनको जैक्सर श्रेणी कहा जाता है। अब ये जैक्सर श्रेणी क्या है, ये आगे हम लोग देखेंगे। फिर देखिए, जेलुखगा, माणानीति, चोरहोती, दमजन, सलसल, किंगरी बिंगरी, दारमा, लिपुलेख आदि दर्रे इसी क्षेत्र में हैं। मैंने जो दर्रों की बात करी थी, दर्रे क्या होते हैं? बेसिकली दो पहाड़ियों के बीच का जो रास्ता होता है, इसी को हम लोग दर्रा कहते हैं। अब ये जो जेलुखगा, माणानीति, चोरहोती, दमजन, सलसल, किंगरी बिंगरी, दारमा और लिपुलेख, ये सारे दर्रे कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारे ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। जो जैक्सर श्रेणी हम लोग बात कर रहे हैं, जैक्सर श्रेणी में स्थित है। अब देखिए, महाहिमालय श्रेणी के प्रमुख चोटियों की हम लोग बात करते हैं। जो महाहिमालय है, ठीक है, महाहिमालय और उच्च हिमालय, ट्रांस हिमालय, ये जो हिमालय है, यहाँ पर जो हमारे प्रमुख चोटियाँ पाई जाती है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत उत्तराखंड का, ये है नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है। नंदा देवी पश्चिमी और नंदा देवी पूर्वी दो पर्वत हैं। तो नंदा देवी जो पश्चिमी है, ये सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, ठीक है। 7817 मीटर है। इसकी जो हाइट है, ये है 7817 और ये चमोली में स्थित है, ठीक है। और ये राज्य का सर्वोच्च क्या है? चोटी है। हमारे उत्तराखंड का सर्वोच्च चोटी है, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद जो अगला पर्वत है, ये है हमारा कामेट पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 7756 मीटर, ठीक है। 7756 मीटर इसकी क्या है? हाइट है, जो हमारा चमोली जनपद में स्थित है। अब आप लोग जितने भी पर्वत देखेंगे, ऊंचे ऊंचे पर्वत, ये ज़्यादातर पर्वत कहाँ स्थित होंगे? चमोली में स्थित होंगे, ठीक है। चमोली में, उत्तरकाशी में और कुछ पर्वत पिथौरागढ़ में। सारे पर्वत आप मान के चलो 90% जो पर्वत होंगे, ये आप लोग चमोली में ही पढ़ोगे, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। तो पहले में हमारा नंदा देवी पश्चिमी, दूसरे में कामेट पर्वत, तीसरे में आता है नंदा देवी पूर्वी। अब जो नंदा देवी पूर्वी है, ये तीसरे नंबर का पर्वत है, जिसकी हाइट है 7434, ठीक है। 7434 मीटर इसकी हाइट है, जो चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। चमोली का जो पूर्व वाला हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा, यानी चमोली का पूर्वी हिस्सा और पिथौरागढ़ का जो पश्चिमी हिस्सा है, उन दोनों के बीच में स्थित है नंदा देवी पूर्वी, ठीक है। नंदा देवी पूर्वी इसलिए बोला जाता है। और नंदा देवी जो पश्चिमी है, ये पूरा चमोली में है, ये सर्वोच्च शिखर है। और नंदा देवी पूर्वी भी तीसरे नंबर का शिखर है। तो ये दोनों आपको याद करने, इनकी हाइट। स्टार्टिंग के जो 10-12 पर्वत होते हैं, इनकी हाइट और किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये आपको याद करनी है, ठीक है। इसके बाद देखिए,
माणा जो पर्वत है ये 72 मीटर है, ये भी चमोली में है। बद्रीनाथ, अब आप लोगों को मैं सारे पर्वत ऐसे करा नहीं सकता, आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नंदा देवी है, माणा है, बद्रीनाथ है, चौखंबा, फिर त्रिशूल पर्वत, सतोपंथ पर्वत, द्रोणगिरी, दूनागिरी पर्वत, फिर आता है गंधमादन पर्वत। इनकी हाइट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये सारे कहाँ हैं, चमोली जनपद में स्थित हैं। ये जितने भी पर्वत आप लोगों ने देखे ये सारे के सारे कहाँ हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। इसके बाद अगले की बात करें तो केदारनाथ पर्वत है, इसकी हाइट है 6968 मीटर। ये चमोली और उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। चमोली और उत्तरकाशी इन दो जिलों में स्थित है। फिर हम बात करेंगे कालुंका की, इसकी हाइट ये रही और ये भी चमोली में है। फिर पंचाचूली, ये पिथौरागढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। पिथौरागढ़ जनपद का सबसे ऊंचा पर्वत है पंचाचूली पर्वत, जिसकी हाइट है 6904 मीटर, ठीक है। 6904 मीटर है और ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, ठीक है। फिर नंदाकोट पर्वत, ये चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है। भागीरथी पर्वत, ये उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए उत्तरकाशी में भी 2-4 पर्वत हैं बड़े बड़े, जैसे भागीरथी पर्वत है, श्रीकंठ पर्वत है, ठीक है। श्रीकंठ पर्वत हो गया। फिर इसके बाद जो हाथी पर्वत आता है, हाथी पर्वत, देवस्थान पर्वत, नंदाघाट पर्वत, ये सब कहाँ हैं, चमोली में है। फिर इसके बाद एक और पर्वत आता है गंगोत्री पर्वत, ये कहाँ स्थित है, ये हमारा उत्तरकाशी में है, जिसकी हाइट है 6672 मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद नीलकंठ पर्वत, ये भी चमोली में। यमुनोत्री और बंदरपूंछ जो पर्वत हैं ये दोनों उत्तरकाशी में है। नंदा घुंघटी की बात करें तो ये चमोली में स्थित है। फिर स्वर्गारोहिणी की बात करें तो ये चमोली और उत्तरकाशी में कंबाइन है। फिर गौरी पर्वत की बात करें, ये भी चमोली में है। गुन्नी पर्वत, अब देखिए गुन्नी पर्वत जो है ये चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ और चमोली में 2 पर्वत स्थित हैं, एक तो गुन्नी पर्वत है जो दोनों डिस्ट्रिक्टों में स्थित है, दूसरा हमारा नंदा देवी पूर्वी, ठीक है। नंदा देवी जो पूर्वी है ये पिथौरागढ़ और चमोली में स्थित है। फिर नारायण पर्वत, ये चमोली में है। नर पर्वत, ये भी चमोली में स्थित है, ठीक है। फिर जैलंग पर्वत, ये उत्तरकाशी में स्थित है। तो ये थे हमारे 30 जो हाईएस्ट क्या हैं, पर्वत चोटियाँ हैं। 30 हाईएस्ट पर्वत चोटी की हम लोगों ने बात करी। इसके बाद काफ़ी सारे पर्वत चोटियाँ हैं जो इनसे इन्हीं के बराबर लगभग हैं। जो लास्ट हमारा जैलंग है इसके समथिंग वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उतने हमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोग टॉप 10 भी याद करेंगे और जो मेन होते हैं, मेन आप लोग याद करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नोट्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। कामेट व गौरी पर्वत जो है ये धौली और सरस्वती नदी के मध्य स्थित है। जो कामेट पर्वत है और गौरी पर्वत है ये धौली और सरस्वती नदी के मध्य में स्थित है, ठीक है। सरस्वती नदी के मध्य में स्थित है। ये दो नदियां बहती है इस पर्वत के आसपास। मान लो ये पर्वत है, ठीक है, मान लो ये पर्वत है तो एक साइड से बहती है हमारी धौली नदी और दूसरे साइड से बहती है सरस्वती नदी। यानी इन दोनों नदियों के बीच में कौन कौन से पर्वत आते हैं, कामेट पर्वत और गौरी पर्वत। फिर देखिए जो पंचाचूली पर्वत है ये पश्चिमी धौली गंगा और गौरी गंगा के मध्य में स्थित है। अब यहाँ से निकल लिए पश्चिमी धौली गंगा, यहाँ से निकल लिए गौरी गंगा, तो इनके बीच में कौन सा पर्वत स्थित है, यहाँ पर स्थित है हमारा पंचाचूली पर्वत, जो कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में। राज्य की अधिकांश शिखर यानी अधिकांश जो पर्वत चोटियां हैं ये गढ़वाल मंडल में स्थित हैं, ठीक है। सारे गढ़वाल मंडल में ही हैं, जिसमें से 80-90% तो हमारे सिर्फ चमोली में ही स्थित है। पिथौरागढ़ में कुछ ही पर्वत हैं, मतलब जो हमारा क्या कहते हैं कुमाऊं क्षेत्र है, ठीक है। जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र में कुछ ही पर्वत हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा पर्वत पिथौरागढ़ में ही हैं, ठीक है। और बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। वैसे पर्वत तो बहुत सारे हैं लेकिन हाइट में बहुत कम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो भौगोलिक विभाजन था, ठीक है, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन जो 8 भागों में उत्तराखंड को बांटा गया है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली। मैप के थ्रू भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको मैप के थ्रू भी बताया था, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो देखिए ये मैप के थ्रू मैंने आपको बताया था, ये ट्रांस हिमालयी क्षेत्र है सबसे टॉप पर। फिर इसके बाद आता है उच्च हिमालयी क्षेत्र, मध्य हिमालयी, शिवालिक श्रेणी। तो ये सारा हमने कर लिया था, ठीक है, मैप के थ्रू। और थ्योरेटिकल भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये वाला जो सेशन है ये आज का ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगला जो सेशन आएगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड की जलवायु, ठीक है। उत्तराखंड की जलवायु किस तरीके की है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी ऋतुएँ होती हैं, इसको हम लोग ये मैप के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।